वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में क्लासिकल इकोनॉमिक्स और जेबी से द्वारा जो दिया गया सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी का पार्ट जो है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सेज लॉ ऑफ मार्केट में सेज लॉ किस तरीके से एप्लीकेबल है, सेज लॉ क्या कहता है और जेबी से ने इस लॉ के अंदर क्या बताया, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सेज लॉ ऑफ मार्केट, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो सेज लॉ है वो नाम जो सेज लॉ कैसे पड़ा है वो जेबी से द्वारा दिया गया है। जेबी से एक बहुत बड़े क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जो अर्ली 19th सेंचुरी में से जाने माने फ्रेंच इकोनॉमिस्ट माने जाते थे। इस लॉ के हेल्प के द्वारा हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बहुत बड़ा एक अजम्पशन लिया है जो फुल एम्प्लॉयमेंट का अजम्पशन माना जाता है और ये सेज लॉ उस फुल एम्प्लॉयमेंट के अजम्पशन को भी जस्टिफाइड करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है जो जेबी से के द्वारा दिया गया है। Say's law also helped classical economists to believe that overproduction and unemployment are not possible in normal economic conditions। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनका व्यू पॉइंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के अजम्पशन को लेकर चलते थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या बिलीव था कि ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ नहीं हो सकती है, ये नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं होती है। तो सबसे पहले इस चीज़ का एक कंसेप्ट ध्यान में रखा गया है सेज लॉ के अकॉर्डिंग कि ओवर प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अगर प्रोडक्शन के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब प्रोडक्शन नहीं होती है या फिर प्रोडक्शन का कंजम्पशन नहीं होता, तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो सेज लॉ ने इस चीज़ को भी एक बिलीव बताया है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता और ओवर प्रोडक्शन भी नहीं माना जाता। अब सेज लॉ क्या कहता है? सेज लॉ एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी एक थ्योरी है। वो थ्योरी क्या कहती है कि मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो एक उसका जो सेलिंग या फिर उसको जो ख़रीदना, बाइंग, और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना या उससे ज़्यादा सेल करना, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? वो उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड है फॉर अदर गुड्स। यानी कि अगर देखा जाए आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो डिमांड अदर गुड्स की करने के लिए बना रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है और उस पर्सन ने प्रोडक्शन करा, तो प्रोडक्शन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है इनकम अर्न करना, और जैसे जैसे वो इनकम अर्न करता है तो इनकम के साथ साथ अपनी दूसरी गुड्स की डिमांड को पूरी करता है। जैसे उसको भी नीड होती है तो उस नीड को पूरी करने के लिए वो इनकम क्रिएट कर रहा है। तो एक तरीके से मार्केट में सप्लाई तो क्रिएट कर रहा है लेकिन खुद की डिमांड को भी पूरी कर रहा है। तो इसी बात को समझाने की कोशिश करी है जेबी से ने कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो सप्लाई होती है वो खुद की डिमांड को पूरी करने के लिए क्रिएट की जाती है। ही ऑल्सो स्टेट इट इज़ प्रोडक्शन विच क्रिएट मार्केट फॉर गुड्स फॉर सेलिंग इज एट द सेम टाइम बाइंग एंड मोर ऑफ क्रिएटिंग डिमांड फॉर अदर गुड्स। जब जब ये चीज़ें होगी तब तब दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। जब जब आप मार्केट में गुड्स क्रिएट करोगे, बेचोगे, उसी टाइम गुड्स ख़रीदा जाएगा और उसी टाइम प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर प्रोडक्शन के बाद वापस से डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे किस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है जेबी से बोल रहे कि ये एक साइकिल है जिसमें आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हो, उसी से दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ती है, फिर दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करोगे तो उसके अदर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। यानी कि प्रोडक्शन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने गुड्स की या आप अपने कंजम्पशन के लिए, आप अपनी डिमांड पूरी करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। In simple terms, supply of a product develop the demand for that product which avoid the problem of overproduction। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि जो भी गुड्स की सप्लाई होती है वो उस गुड्स की डिमांड को पूरी करने के लिए होती है जिससे ओवर प्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब यहाँ ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन के ऊपर प्रोडक्शन करना,
कब करा जाता है प्रोडक्शन? जब सेल होता है, लेकिन सेल नहीं होगा तो ओवर प्रोडक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो सेल करने के लिए, गुड्स को सेल क्रिएट करने के लिए, सेलिंग क्रिएट करने के लिए, ओवर प्रोडक्शन की डिमांड को ख़त्म करने के लिए, इशू को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट करी जाती है। तो सप्लाई का सिंपल सा मीनिंग क्या है इसमें? सप्लाई का मतलब ये है कि सप्लाई का मतलब यहाँ पे कंजम्पशन करना। और कंजम्पशन कैसे? जब उसकी डिमांड होती है किसी भी अदर गुड्स की। जैसा आपने सप्लाई करा, कंजम्पशन करा, कंजम्पशन होगा तो इनकम आएगी, इनकम से आप दूसरे गुड्स की डिमांड पूरी कर सकोगे। इससे ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन होगा तो उसका डायरेक्टली कंजम्पशन भी होगा। तो सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। फिर इस चीज़ को हम देखते हैं कि सप्लाई क्यों है इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि सप्लाई से ही डिमांड पूरी होती है। ये वाला जो सेंटेंस है इसी में बताया गया कि सप्लाई से ही डिमांड पूरी होती है। सो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जो चीज़ सप्लाई कर रहे हो आप, वो आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए क्रिएट करी जा रही है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, सेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहते हैं जेबी से, कि एग्रीगेट डिमांड नहीं होना इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि डिमांड यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट की होना ज़रूरी है। और जब तक इकोनॉमी में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तब तक यहाँ पे इनकम का कोई ही मतलब नहीं होगा। इसलिए जो भी इनकम क्रिएट की जाती है वो एक प्रोडक्ट की डिमांड करने के लिए क्रिएट की जाती है किसी भी इकोनॉमी में। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस इन्होंने बताया। यानी कि क्या समझाने की कोशिश करी इन्होंने, ही ऑल्सो स्टेट दैट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे इनकम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, क्योंकि डिमांड क्रिएट करता है इनकम, और इनकम कहाँ से आएगी? प्रोडक्शन से। तो बेसिकली यहाँ पे पहले प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा, सप्लाई से डिमांड पूरी होगी, डिमांड कैसे पूरी होती है? इनकम से। ये चारों बातें कनेक्ट है एक दूसरे से। प्रोडक्शन इसलिए की जाती है क्योंकि सप्लाई हो सके, मार्केट में डिमांड हो सके पूरी। सप्लाई इसलिए की जा सकती है कि डिमांड पूरी करनी। डिमांड क्यों होती है? क्योंकि इनकम अर्न करते हैं। अब इनकम कहाँ से अर्न करते हैं? प्रोडक्शन से। मतलब घूम फिर के यहाँ पे साइकिल वही बन रहा है, प्रोडक्शन के ऊपर ही बात ख़त्म हो रही है। अब प्रोडक्शन से इनकम कैसे आती है? जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका यूज़ करा जाता है तो इनको सेटिस्फाई की जाती है। लैंड फिर रेंट, लेबर को वेजेस से कर, तो लेबर की एक तरीके से इनकम वेजेस हो गई। उस वेजेस का यूज़ करके वो यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट अर्न करता है। तो इस चीज़ को समझाने की भी कोशिश करी सेल्स लॉ के अंदर कि एग्रीगेट डिमांड की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और नो एग्रीगेट डिमांड की पॉसिबिलिटी बहुत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड होगी, टोटल डिमांड होगी। कब होगी? जब पर्सन इनकम अर्न करेगा, वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। यानी कि कोई ओनर है, कोई बिजनेसमैन है, वो एक प्रोडक्शन करके पैसा कमा रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, लेबर वेजेस अर्न करनी है, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे इनकम अर्न करता है, क्योंकि उनको कोई ना कोई चीज़ की डिमांड होती है। इसी चीज़ को मतलब समझाने की कोशिश करी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड को, कि एग्रीगेट डिमांड होना ज़रूरी है मार्केट में। अगर ये सेंटेंस का कंप्लीशन करना है तो इस चीज़ को बताने के लिए सेल्स लॉ के अंदर इस बात को बताया गया है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ाने के बाद डिमांड को पूरी की जाएगी, और डिमांड कब होती है पूरी? जब इनकम आती है। अब इसमें एक नई बात क्या आती है जो बिल्कुल थोड़ा इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताती है सेल्स लॉ की। व्हेन अ न्यू फैक्टर इज एडेड टू द प्रोडक्शन इट इंक्रीजेस डिमांड फॉर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नया फैक्टर ऐड हो गया प्रोडक्शन में तो यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी डिमांड? नया फैक्टर यहाँ पे क्या गया? जैसे लेबर है, कुछ लेबर एक्स्ट्रा ऐड आ गए, तो जितने ज़्यादा लेबर ऐड होगी उनकी उतनी डिमांड बढ़ेगी। लेबर ऐड हुए तो लेबर की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। लेबर क्यों ऐड हुए? क्योंकि उनको वेजेस चाहिए, उनको इनकम अर्न करना है, और जब वो इनकम ज़्यादा अर्न करेंगे तो एक्स्ट्रा डिमांड मार्केट में आएगी। तो बेसिकली लेबर की डिमांड
उनकी इनकम पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि लेबर की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेबर की इनकम पे, जो वेजेस की फॉर्म में होती है। तो जितने ज़्यादा लेबर बढ़ेंगे, एग्जांपल दिया गया है जैसे जितने ज़्यादा लेबर बढ़ेंगे उतना यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर एक तो सप्लाई इंक्रीज़ होगा और दूसरी बात है कि डिमांड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि नए लेबर नई डिमांड मार्केट में, उनकी खुद की ओन डिमांड है। वो कुछ तो प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन करने का ऑब्जेक्टिव खुद की डिमांड को पूरी करना। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रखा है, व्हेन अ न्यू फैक्टर इज एडेड टू द प्रोडक्शन इट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। नए फैक्टर या कुछ भी ऐड होगा, जैसे कुछ एम्प्लॉय ऐड हो गए, वो एम्प्लॉय प्रोडक्शन में काम कर रहा है और उनको इनकम दी जाए, तो वो इनकम का कहाँ यूज़ करेंगे, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि डिमांड एक तरीके से इकोनॉमी में बढ़ेगी, विच वुड कॉज साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। अब जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई उसको मीट करेगा डिमांड को पूरी करने में, इसलिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। सो प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, डिमांड जो है वो किससे पूरी हो रही है, प्रोडक्शन से। अब तभी तो सप्लाई होगी। डिमांड किससे पूरी हो रही है, प्रोडक्शन से। जितनी डिमांड होगी कैसे पूरी होगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए थोड़ी लेबर ज़्यादा चाहिए, लेबर ज़्यादा आएंगे यानी कि फैक्टर ऐड होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन करने के बाद सप्लाई भी यहाँ पे पूरी होगी। तो व्हेन अ न्यू फैक्टर इज एडेड टू द प्रोडक्शन इट इंक्रीज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट लाइन। इसके बाद क्या कह रखा है, इसका रिजल्ट क्या है, सप्लाई प्रोडक्ट का बढ़ेगा और यहाँ पे कंक्लूसिवली प्रोडक्शन ही डिमांड को क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट डेवलप्स एन इक्वल एंड इमीडिएट डिमांड। अब इस जो सेंटेंस है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसको कंप्लीशन करा जा रहा है यहाँ पे। क्या, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट डेवलप एन इक्वल एंड इमीडिएट डिमांड फॉर इट्स ओन। आप किसी प्रोडक्ट की सप्लाई करोगे तो सप्लाई का रिजल्ट क्या होगा, सप्लाई का रिजल्ट होगा इनकम, जैसे वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये नेक्स्ट लाइन में बता रखी है। तो जो वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है उसका फाइनली क्या करा जाएगा, फाइनली यहाँ पे डिमांड क्रिएट करने के लिए यूज़ करा जाएगा। द परचेसिंग पावर ऑफ लेबर रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देयर इज एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है इन्होंने। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। जब एग्रीगेट सप्लाई है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो डिमांड को पूरी करेगा तो ओवर प्रोडक्शन खत्म होगा। यस, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा सप्लाई हो गई या ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया, ज़्यादा सप्लाई होगी, डिमांड कम है, तो डिमांड जब सप्लाई के बराबर आ जाएगी तो ओवर प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। फाइनली इस चीज़ को बताया, तो एक घूम फिर के यहाँ पे कंप्लीट कराया इस पॉइंट को कि जो सप्लाई होती है वही डिमांड को पूरा करता है। कैसे, सप्लाई करके इनकम अर्न की जाती है, इनकम से दूसरी डिमांड पूरी की जाती है, और परचेसिंग पावर भी लेबर की बढ़ती है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ज़्यादा कंजम्पशन की पावर बढ़ेगी, और कंजम्पशन की पावर जब बढ़ेगी तो सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। कोई प्रोडक्ट दूसरा बना रहा है, लेकिन प्रोडक्ट दूसरा बना रहा है और डिमांड दूसरी कर रहा है, तो डिमांड तो ओवरऑल बढ़ ही रही है, तो इससे प्रोडक्शन का जो ओवर पॉइंट है, ओवर प्रोडक्शन है, वो भी यहाँ पे कम होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने सेल्स लॉ के अंदर बताई है। एक एग्जांपल देके हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे एक वुड वर्कर है, एग्जांपल में क्या है, एक वुड वर्कर बता रखा है, क्या कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है। यहाँ पे वुड वर्कर जो है वो फर्नीचर बना रहा है। वुड वर्कर, डब्ल्यू से वुड वर्कर, एफ से फर्नीचर बना रहा है, और फर्नीचर बनाकर क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और डिमांड किसी कर रहा है, फूड एंड क्लोथिंग की, जो दूसरे फूड प्लस क्लोथिंग दोनों की डिमांड कर रहा है यहाँ पे, जो दूसरे वर्कर के द्वारा कहीं और बनाया गया है। तो एक तरीके से वुड वर्कर सप्लाई किसी कर रहा है फर्नीचर की, लेकिन डिमांड किसी कर रहा है अदर गुड्स की, खुद की डिमांड पूरी करने के लिए अदर गुड्स की, जैसे फूड और क्लोथ चाहिए उसको। तो यही सेल्स लॉ का समरी है। क्या समझाने की कोशिश करी कि डिमांड यहाँ पे बन रही है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए यहाँ पे सप्लाई की जा रही है। तो सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, ये एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि वुड वर्कर वाला एग्जांपल जो दिया है कि बना कुछ और गुड्स रहा है, लेकिन सप्लाई कुछ और गुड्स की कर रहा है, लेकिन डिमांड किसी और गुड्स की कर रहा है। तो खुद की डिमांड, खुद की कंजम्पशन को पूरे करने के लिए यहाँ पे सप्लाई की जा रही है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई होगा, टोटल सप्लाई होगा, वो धीरे धीरे टोटल डिमांड के बराबर होगा, और जो ओवर प्रोडक्शन की जो
प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अवॉइड की जाएगी, उससे यहाँ पे बच सकेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हमने पढ़ा सेज लॉ। इसमें क्या करा है, एक ही सेंटेंस है इस लॉ का, सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड, और इसमें पूरा बता रखा है जेबीसी ने कि यहाँ पे प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन करके सप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, खुद की डिमांड को पूरी करना। तो एक बार वापस हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा जेबीसी के द्वारा इसको दिया गया था 19th सेंचुरी के अर्ली में फुल एम्प्लॉयमेंट के अजम्पशन को लेकर। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बिलीव क्या है कि ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इस चीज़ को समझाने के लिए सेज लॉ मार्केट का आया है। सेज लॉ क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, यानी कि प्रोडक्शन जो भी करी जा रही है वो गुड्स की डिमांड करने के लिए करी जा रही है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा डिमांड, और नो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे मानी जाती है। इसकी लेस पॉसिबिलिटी होती है कि एग्रीगेट डिमांड नहीं हो, क्योंकि जो भी डिमांड हो रही है वो इनकम के द्वारा हो रही है, आप फैक्टर प्रोडक्शन के द्वारा, जैसे वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो जितना आप नया फैक्टर ऐड करोगे उतना डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन एक रिस्पॉन्सिबल होगा, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। कैसे कि प्रोडक्शन करेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और सप्लाई से इनकम क्रिएट होगी, इनकम क्रिएट होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी है जेबीसी ने कि फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यहाँ पे प्रोड्यूसर इनकम देता है, प्रोड्यूसर इनकम क्रिएट करता है, और यहाँ पे इसी चीज़ से परचेजिंग पावर बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है। किसी भी पर्सन की डिमांड कब बढ़ती है, जब वो इनकम अर्न करता है। एक एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड इससे कब बढ़ती है, जब एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे मार्केट में बढ़ती है। तो आज हमने बात करी है सेज लॉ ऑफ मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो सेज लॉ जेबीसी के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अजम्पशंस की, कि इस लॉ के अंदर कौन कौन से अजम्पशंस आते हैं।